हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एडिटोरियल लेकर आई हूँ। हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, इसे इजी और सिंपल वर्ड्स में समझने की भी कोशिश करेंगे। बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स वगैरह आपको जानने को मिलेंगे, तो मेक श्योर टू नोट इट डाउन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इन इंडिया, एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। भारत में रोजगार के बिना शिक्षा। इन डिफेंडिंग द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। डिफेंडिंग मतलब बचाना, किसी चीज का बचाव करते हुए। तो क्या बचाना? एजुकेशनल पॉलिसीज, शिक्षा के नीतियों की का बचाव करते हुए। किसकी शिक्षा का? ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो अभी वर्तमान सरकार है उनकी शिक्षा नीतियां जो आई हैं उसका बचाव करते हुए इट हैज बिन क्लेम्ड, यह दावा किया गया है कि दैट एजुकेशन हैज बिन फ्रीड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स। एजुकेशन हैज बिन फ्रीड, शिक्षा को मुक्त कर दिया गया है। किससे? फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली सरकारों के बंधनों से। शैकल, ठीक है। कौन सी पॉलिसीज की बात हो रही है यहाँ पर? तो वो है अटल टिंकरिंग लैब्स। ये क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। कोडिंग राइट फ्रॉम मिडिल स्कूल, द रिक्रूटमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टीचर्स एंड द एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स। अब पहले हम समझते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। स्कूलों में चलाया जा रहा है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फॉस्टर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन स्टूडेंट्स। तो जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके उनके अंदर जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और जो काल्पनिक शक्ति है, जो स्किल्स होते हैं, डिजाइन माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटर की तरह दिमाग को तेज करना, बेसिकली इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग्स को डेवलप करना इन बच्चों में, उसके लिए ये अटल टिंकरिंग लैब्स को स्कूलों में स्टैब्लिश किया गया है। कोडिंग राइट फ्रॉम द मिडिल स्कूल, मतलब मिडिल स्कूलों से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना। रिक्रूटमेंट, भर्ती, किनका? एससी और एसटी के जो टीचर्स होते हैं उनकी भर्ती। और एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटीज को थोड़ा आगे करके दिखाया है, जैसे एससी और एसटी के टीचर्स को रिक्रूट करके, और मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में पीछे थी उनको एम्पावर किया गया, उन्हें सशक्त बनाया गया, उन्हें अधिकार दिया गया। बट प्राइमरीली, लेकिन मुख्य रूप से इट इज स्टेटेड, यह कहा गया है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल इनेबल एन एजुकेशनल रेनेसांस। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आया था वो शैक्षणिक पुनर्जागरण को सक्षम करेगी। मतलब फिर से एजुकेशन को एक पुनर्जीवित करना। कहने का मतलब कि शिक्षा, जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, वो कितना खराब रहा है पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में हमने देखा है। ये जो कहा जा रहा है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ये पुनर्जीवित करेगा एजुकेशन को, हमारे इस सिस्टम को, और उसे एक नई राह देगा। इन ऑल दीज अटरेंसेस, अटरेंस मतलब होता है कुछ कहना या कथन। तो इन सारे कथनों में द सेमिनल पॉइंट, जो मौलिक बात है कि दैट इज फॉरगॉटन, जिसे भुला दी गई है, कि एजुकेशनल सिस्टम रिमेन्स क्लूलेस अबाउट द शेप शिफ्टिंग मार्केट प्लेस। ये कौन सी बात है जो भुला दी गई है इन सारी बातों के अंदर? कि हमारी शिक्षा प्रणाली बाजार के आकार बदलने के बारे में अनभिज्ञ बनी हुई है, अभी भी क्लूलेस है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि हम किस तरह इंडिया को, इस मार्केट प्लेस को, जहां इतने यूथ हैं, इतने सारे लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं, उसे किस तरह से शेप दिया जाए। इसे अभी भी इसका कोई प्रॉपर रास्ता, कोई ट्रैजेक्टरी नहीं समझ में आ रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। नेमली,
the employability of our graduates as a workforce, अर्थात कार्यबल, जो ऐसे वर्कफोर्स जो 18 से लेके 40-50 इयर्स के जो जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन आती है उनके रूप में हमारे स्नातकों जो ग्रेजुएट्स हैं जितने भी लोग उनकी रोजगार योग्यता मतलब दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग स्टिल दे डोंट गेट एनी जॉब। तो कहने का मतलब कि जो हमारा वर्क फोर्स है उनकी कार्य क्षमता उनकी रोजगार की योग्यता है हमारे जो स्नातकों के अंदर, वो एक एग्जाम्पल है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उससे लोअर लेवल की जॉब कर रहे हैं आज के डेट में। एजुकेशन हैज मेनी पर्पसेस, शिक्षा के कई उद्देश्य हैं। इट इनेबल्स, यह सक्षम बनाती है। इट इनोवेट्स, यह ऊर्जावान बनाती है एंड एलिवेट्स, और ये ऊपर उठाती है। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं ली जाती है, जो कि हमारे सोसाइटी ने हमारे माइंड में डाल रखा है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई की तो आपको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। ये सिर्फ एक फैक्टर है एजुकेशन का, शिक्षा लेने का, लेकिन इसके साथ ही ये आपको सक्षम बनाती है। अगर आप शिक्षित हैं तो हर तरह से आप सही से आप सोच पाएंगे, अच्छे अच्छे सही डिसीजंस ले पाएंगे। एज विवेकानंद सेड, जैसा कि विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, एजुकेशन empowers one to stand on one's own feet। जैसा कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। इंडिपेंडेंट हो जाओगे। If you are educated, then you are capable of getting a job. If you are capable of taking care of your family and fulfill all the dreams you have, और अपने फैमिली के सारे सपने पूरे कर सकते हो। सो दैट्स हाउ ही सेज कि एक इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है इफ ही इज एजुकेटेड। आफ्टर 75 years of foolishly gambling excellence for equity, 75 वर्षों तक मूर्खता पूर्वक समानता के लिए जुआ खेलने के बाद इंडिया हैज स्क्वांडर्ड बोथ, भारत ने दोनों को बर्बाद कर दिया है। यंग पीपल आर अनेबल, यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, युवा हैं, वो असमर्थ हैं किस चीज में, टू फाइंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी रोजगार पाने में जो सार्थक हो, दैट इज कमेंसरेट विद एनी ट्रेनिंग दैट दे मे हैव रिसीव्ड, जो किसी भी प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो भी प्रशिक्षण जो भी ट्रेनिंग उन्होंने ली है उसके अनुसार रोजगार पाने में जो यंग पीपल है वो असमर्थ हैं। मतलब उनको उस तरीके की जॉब नहीं मिल पा रही है जिस तरीके की उन्हें ट्रेनिंग या एजुकेशन दी गई, क्वालिफिकेशन जो है उनके पास उसके अकॉर्डिंग जॉब ना मिलने के कारण आज के युवा कुछ भी अपने क्वालिफिकेशन से भी लो लेवल की जॉब करने के लिए तैयार हैं। The degrees they have are not worth the paper on which they are printed। उनके पास जो डिग्रियां हैं वे उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वे छपी हैं। It is irrelevant, यह अप्रासंगिक है कि these problems were created or ignored by the Congress pot और the भारतीय जनता पार्टी kettle। इरेलीवेंट मतलब बेतुका, बेतुकी बात है ये कि इन समस्याओं को कांग्रेस के बर्तन या भारतीय जनता पार्टी के बर्तन ने बनाया या अनदेखा किया, मतलब दोनों ने ही कोई खास काम नहीं किया इस पे। द प्रेजेंट लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वर्तमान विधि पूर्वक निर्वाचित सरकार, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, के पास एक जिम्मेदारी है, टू क्लेंस दीज ऑगियन स्टेबल्स, मतलब अभी की जो सरकार है, वर्तमान सरकार बीजेपी की जो सरकार है, उन पर इन बुरे अस्तबलों को साफ करने की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब कि जो भी चीजें बिगड़ी आज तक, दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है कि उनकी सरकार ने ऐसा किया, इनकी सरकार ने वैसा किया। अब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी चीजें बुरी हुई, जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं, अब उन चीजों को साफ करके एक सही पॉलिसी बना करके उस पर काम करे। Never mind that NEP 2000 is the fourth such document,
यह बात अलग है कि एनईपी 2000 जो था, 2000 में जो एनईपी आई थी, वो चौथा ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो that was supposed to do this after the Radhakrishnan Commission 1948, the Kothari Commission 1966 and the Officers Commission 1985. एनईपी 2000 चौथा ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसे राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में आया था, कोठारी आयोग 1966 और अधिकारी आयोग जो 1985 के बाद ऐसा करने के लिए कहा गया था। अब एनईपी 2000 में जो है बेसिकली यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया था बाय 2010 थ्रू माइक्रो प्लानिंग एंड स्कूल मैपिंग एक्सरसाइजेस। और जो भी गैप्स थे, जेंडर गैप कह लो, लड़के लड़कियों में, लड़कों को ज़्यादा स्कूल भेजा जाता था, लड़कियों को कम भेजा जाता था, या सोशल गैप, इन चीज़ों को भरने के लिए 2000 का एनईपी प्लान लाया गया था। ए गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा, इज वन, वह है विद एन ऑप्टिमम ऑफ डेप्थ एंड ब्रेथ, जिसमें एक अधिकतम गहराई और चौड़ाई हो। Depth alone imparts the technical expertise for employability. गहराई ही रोजगार के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है। अगर गहराई से एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा, किसी भी इंसान में बहुत ही गहरी नॉलेज दी जाएगी, तो वो टेक्निकली वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज़ को हासिल करने में, और एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जो रोजगार की क्षमता है उसके अंदर, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगी। ब्रेथ प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन अ रैपिडली चेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इकोसिस्टम। जो इतने ये समाज, ये सोसाइटी इतने तेजी से भाग रही है टेक्नोलॉजी के पीछे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे, तो ये चीज़ें बहुत सख्त नहीं हो जाए, ऐसी ना हो जाए जिसे बाद में बदलने में कठिनाई आए, जिसे बाद में बदला ना जा सके, या टेक्नोलॉजी के अनुसार हम चलने लग जाएं। उन चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाती है एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसा एजुकेशन जो जिसमें गहराई हो और साथ ही साथ एक ब्रेथ हो, चौड़ाई हो। Where those in the job market need to constantly retrain themselves to avoid extinction. जहां नौकरी के बाजार में उन लोगों को विलुप्त होने से बचने के लिए लगातार खुद को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। कहने का क्या मतलब हुआ वो समझो। अब इसे सिंपल वर्ड में समझते हैं। अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं? एक अच्छी शिक्षा वह है जो एक पर्याप्त मात्रा में किसी इंसान को डेप्थ, गहराई और चौड़ाई के रूप में जिसे शिक्षित किया गया हो। गहराई से क्या होता है कि एक इंसान, एक पर्सन रोजगार के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह से वो टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाता है। अगर मान लो कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को कैसे चलाना है एक इंसान को ही पता है, राइट? कंप्यूटर आपके काम को इजी बनाता है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कंप्लीटली, है ना? तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी इंसान को गहरी नॉलेज दी जाएगी तो ही विल बी एबल टू बिकम एन एक्सपर्ट इन हिज ओन एरिया। साथ ही साथ अगर उसे एक ब्रेथ मिलेगा, एक उस एजुकेशन में एक ब्रेथ, एक चौड़ाई मिलेगी, उससे क्या होगा कि ये जो इकोसिस्टम आज के डेट में हमारा इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता जा रहा है, उसी के द्वारा अब आप जापान चले जाओ, साउथ कोरिया चले जाओ, यू विल फाइंड देयर मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर बीइंग रन बाय रोबोट्स, राइट? मोस्टली वेटर्स होंगे, स्टाफ्स होंगे, वो रोबोट्स होंगे। तो इतनी जो एडवांस होती जा रही है सोसाइटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम सारी चीज़ें बेस्ड करते जा रहे हैं, आधार देते जा रहे हैं उसको। उन चीज़ों में लचीलापन आनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। कहने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी को पूरी तरह से हम कंप्यूटराइज कर दें, पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दें। कुछ अगर ऐसा करेंगे तो इट्स हाईली पॉसिबल कि हमारे लोगों को रोजगार मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो आपके बदले एक रोबोट करके भी जा रहा है, और जिसे कोई सैलरी भी नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली सरकार को वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि उन चीज़ों में भी लचीलापन प्रदान करे और
विलुप्त होती जा रही हैं जो नौकरियां आज के डेट में, आपको जॉब ढूंढ पाना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि आपके बहुत सारे काम आज कंप्यूटर कर दे रहे हैं। जहाँ पे पहले रजिस्टर में चीज़ें हुआ करती थी और रजिस्टर पे नोट करने में टाइम ज़्यादा था और वो सेफ भी नहीं था, वहीं आज के डेट में कंप्यूटर से चीज़ें फास्ट हो रही हैं, तो ऑफकोर्स इट्स बेनिफिशियल। बट उसके साथ ही लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि नौकरी भी ना जाए, एक इंसान उस चीज़ में इतना एक्सपर्ट हो जाए कि उन टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत पड़े, और दैट्स हाउ हम एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं लोगों को और साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी बन सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ए हाई रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी की उच्च दर। कैन यू सी दैट? एक ऐसी बेरोजगारी जहाँ जो लोग हैं वो अनपढ़ तो बिल्कुल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, फिर भी वे बेरोजगारी की मार खा रहे हैं। तो इसकी रेट बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज बेयरली एनी एविडेंस, इस बात का शायद ही कोई सबूत है, 4 years on, 4 साल के बाद भी, that any of the NEP recommendations have been put into effect, कि NEP के किसी भी सिफारिश को लागू किया गया है। इन 2025 में इंडियाज ओवरऑल ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट इज 42.6%। 2025 में भारत की कुल स्नातक रोजगार दर, मतलब ऐसी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है वो 42.6% है, विच इज प्रैक्टिकली द सेम एज द 44.3% ऑफ 2023। जो 2023 में 44.3% हुआ करता था, वो लगभग उतना ही अभी आज के डेट में भी है। सिमिलरली उसी प्रकार से नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2023 only stands at 11.72%। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या होता है? ग्रेजुएट मतलब जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी, इसमें 2 वर्ड्स इंक्लूडेड है, एम्प्लॉयमेंट और एबिलिटी। का मतलब कि ऐसे ग्रेजुएट्स दोज आर कैपेबल ऑफ गेट अ जॉब, ठीक है, काम करने के योग्य हैं, जिनको रोजगार मिलने के जो योग्य हैं, वैसे लोग 42.6% हो चुके हैं 2025 में, जो कि घट चुका है, विच इज प्रैक्टिकली, देखो आप देख सकते हो 2023 में ये 44.3% हुआ करता था, वही घट के डिक्लाइन होकर 42.6% पर आ चुका है। और दूसरा टर्म है नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है, नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, जिसमें नॉलेज इंक्लूडेड हो। अब एक मजदूर जो है वो नॉलेजेबल नहीं होता, ही इज केपेबल ऑफ वर्क बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, है ना, वो फिजिकल, अपने फिजिकलिटी को इंक्लूड करके अपने फिजिक से काम कर सकता है, ईंटा उठा सकता है, राइट। लेकिन नॉलेज इंटेंसिव का मतलब है जो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके जो एम्प्लॉयमेंट जिसे मिली है, जो सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करे, जो क्रिएट करने में, एक्यूमुलेट करने में, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाए, इन चीज़ों की बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट होती है। और वो देखो आप देख सकते हो कितना कम है, इट्स जस्ट 11.72% इन द ईयर 2023। मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट्स, कई बार नौकरी छोड़ने और नौकरी पाने के लिए हॉलमार्क ऑफ NEP have only created low quality and poorly paying e-commerce jobs। NEP की एक खासियत यह है कि कई बार नौकरी छोड़ने और नौकरी पाने से केवल निम्न गुण वाली, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी की, बहुत थर्ड क्वालिटी वाली और कम वेतन वाली ई-कॉमर्स नौकरियां ही पैदा हुई हैं। बहुत ही कम सैलरी पर भी लोग ई कॉमर्स जॉब्स इंक्लूडेड, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, उनकी हार्डली 10 से 15,000 की सैलरी होती है। NEP की देन है कि लो क्वालिटी और पुअरली पेइंग जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। द हाई रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट टुडे, आज शिक्षित बेरोजगारी की उच्च दर दिखाती है, दर्शाती है, शोज कि एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा इज एक्चुअली डिसएम्पावरिंग स्टूडेंट्स, वास्तव में छात्रों को शक्तिहीन बना रही है।
NEP जो है इज अ रीट्रीट टू द वैनेवर बुश मॉडल। वैनेवर बुश मॉडल जो कि मिड 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी के मध्य में जो ये मॉडल लाया गया था अमेरिका में, उसकी ओर वापसी है विदाउट इट्स फाइनेंशियल कुशनिंग, बिना कोई वित्तीय सहायता के। मतलब इस मॉडल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि बच्चों को, युवाओं को किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड हो सकता है। द NEP इज आउटडेटेड, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरानी हो चुकी है, एंड फाइनेंशियली अनवाइबल, और वित्तीय रूप से अव्यवहारिक है इन द इंडिया ऑफ 2025 के भारत के लिए। विद लिप सर्विस पेड टू न्यू आइडियाज, नए विचारों के लिए दिखावटी सेवा के साथ, सच एज इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे मदर टंग लर्निंग, मातृभाषा सीखने, चेंजिंग हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव, फ्लेक्सिबल करिकुला, लचीले पाठ्यक्रम, एंड अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेथोडोलॉजी टू इफेक्ट इट्स रिकमेंडेशंस, और अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य प्रणाली एक पूरी तरह से एब्सेंस, अनुपस्थिति के कारण द NEP इज अ डेड फिश इन द वाटर। NEP पानी में एक मरी हुई मछली है। इट डिपेंड्स ऑन कोर्स चॉइस, यह केवल पाठ्यक्रम के चयन पर निर्भर करता है, अलोन टू करेक्ट इम्बैलेंसेस, असंतुलन को ठीक करने के लिए केवल पाठ्यक्रम, जो कोर्स कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स लेना चाहेगा उस पर निर्भर करता है। नॉट विद स्टैंडिंग दैट द कोर्स कंटेंट इटसेल्फ मे बी अनवर्केबल, भले ही पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वो अपने आप में अव्यवहारिक हो, अनवर्केबल हो, कोई काम का नहीं हो। इट इज नोट वर्दी, यह उल्लेखनीय है कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल मेंबर फ्रॉम इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर्स इन द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द NEP। ये उल्लेखनीय है कि NEP का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया, वो उस समिति में उद्योग, बिजनेस और व्यापार क्षेत्रों में से एक भी सदस्य नहीं था। कहने का मतलब कि जिस कमेटी ने इसको बनाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उस कमेटी में हर सेक्टर के लोग होने, वो अपने अपने ओपिनियन दे सकें। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर होता, कोई बिजनेस पर्सन होता, तो शायद वो बता सकता था कि हमें चैप्टर्स में कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बच्चों को बनाना चाहिए, वो चीज़ें बच्चों को बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही सिखानी चाहिए। तो कमेटी में एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जो इस तरीके का कोई सजेशन दे सके। A good university seamlessly integrates breadth with depth। एक देखो, यहाँ जो डेप्थ और ब्रेथ लिखा है, इसका मतलब हुआ कि डेप्थ मतलब गहराई में नॉलेज प्रदान करना, गहराई से किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया और उसकी बहुत डीप नॉलेज देना, ठीक है, और मतलब किसी टॉपिक को अच्छे से कवर करना, उसके एक पॉइंट को कवर करना। और वहीं अगर हम ब्रीथ की बात करें तो ये डायमेंशन शो करता है, ये विस्तार से बताना किसी चीज को। एक तो गहराई मतलब उसके एक एक छोटी से छोटी बारीकी चीजों के बारे में बताना, और डायमेंशन, ब्रेथ मतलब डायमेंशन, विस्तार, उसके चौड़ाई में उसको बहुत सारे एरियाज कवर होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम ब्रेथ ऑफ एजुकेशन कहेंगे। इट इज क्लेम्ड दैट, यह दावा किया जाता है कि देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, कि एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है फ्रॉम द पास्ट, अतीत की तुलना में एक रिमार्केबल, एक कथित तौर पर कुछ सुधार हुआ है। 11 Indian universities are ranked in the top QS World University Rankings WUR, जिसमें 11 भारतीय विश्वविद्यालयों को टॉप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होता है WUR, वर्ल्ड में 500 ऐसी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली जाती हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उस रैंकिंग में। क्लियरली, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, echoing the selective narrative of Nunzio Quecquelli, CEO of, it is claimed that, यह दावा किया जाता है कि there has been a remarkable improvement, कि एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है from the past, अतीत की तुलना में एक रिमार्केबल, एक कथित तौर पर कुछ सुधार हुआ है।
11 Indian universities are ranked in the top QS World University Rankings WUR, जिसमें 11 भारतीय विश्वविद्यालयों को टॉप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होता है WUR वर्ल्ड में 500 ऐसी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली जाती हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उस रैंकिंग में। क्लियरली, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर, echoing the selective narrative of Nunzio Quacquarelli, CEO of QS, who was generous in his praise of India. जो स्पष्ट रूप से QS के CEO नुनजियो क्वाक्वेरेली के कुछ ऐसे चुनिंदा कथन, जो उनके गिने चुने कुछ ऐसी बातें को रिप्रेजेंट करता है while releasing WUR 25, जो उन्होंने WUR 2025 जारी करते समय भारत की प्रशंसा में उदारता दिखाई थी, भारत की तारीफ की थी। मिस्टर क्वाक्वेरेली कोटेड, क्वाक्वेरेली ने कहा था या हवाला दिया था, द 318% इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। मिस्टर क्वाक्वेरेली, उन्होंने जो भारत के विश्वविद्यालयों की तारीफ की, उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस में 318% की वृद्धि हुई है। एज द हाईएस्ट ग्रोथ अमंग द G20 नेशंस, जो G20 देशों में सबसे अधिक वृद्धि है। क्वाइटली अवॉइडिंग मेंशन ऑफ बोथ इंडियाज लो रैंकिंग अबव 100 एंड लो पब्लिकेशन क्वालिटी। लेकिन चुपचाप भारत की जो निम्न लो रैंकिंग 100 से ऊपर और कम प्रकाशन गुणवत्ता दोनों का उल्लेख करने से वो बचते रहे। उन्होंने ये तारीफ तो कर दी कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई है, जो कि G20 नेशंस में सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन उन चीज़ों को बताने से वे बचते रहे कि भारत की जो सबसे कम रैंकिंग थी वो भी 100 से ऊपर थी। मतलब ये जो 11 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया था 500 में, उसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ ये जो थे वो 100 से ऊपर ही थे, मतलब कोई भी टॉप 100 में नहीं आया। तो ये उनको वो बोलने से वो बचते रहे। और साथ ही साथ लो पब्लिकेशन क्वालिटी, भारत में प्रकाशन जो दर है वो काफ़ी, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी खराब है, ये वो नहीं बोल पाए। टू विट, इंडियाज कैटेगरी नॉर्मलाइज्ड सिटेशन इम्पैक्ट rank an indicator of publications quality during 2008 to 19, which was 17th among 19 countries in G20. CNCI रैंक जो G20 में 19 देशों में 17वें स्थान पर जो भारत को दिखाया था, जिस श्रेणी में 2008 से 19 तक गुणवत्ता के मामले में भारत की रैंकिंग 17वीं थी 19 देशों में, देख सकते हो आप। Inched up admirably to 16th position in 2024, जो कि उसकी क्वालिटी बढ़ी और रैंकिंग कम हो गई। रैंकिंग कम होने का मतलब कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये 2024 में इसकी रैंकिंग में सुधार आया और ये 17 से 16th पोजीशन पे पहुंच गया। सच इंक्रीजेस हैव बीन टॉटेड बाय द मिनिस्ट्री, ऐसी वृद्धि का बखान किया जा रहा है मंत्रालयों के द्वारा, मतलब बार बार बोला जा रहा है इसे प्रेस ब्यूरो में, जो द्वारा बार बार इसे बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने अच्छा काम किया और भारत को इस रैंकिंग पे लेकर आए। इट हैज बीन क्लेम्ड, यह भी दावा किया जा रहा है दैट कि दिस इज द ईयर, यह वह वर्ष है व्हेन, जब इंडियन यूनिवर्सिटीज शोकेस्ड, जब भारतीय विश्वविद्यालयों ने सुधार दिखाया, द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अमंग ऑल G20 नेशंस। मंत्रालयों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों ने सभी G20 देशों के बीच सबसे उच्चतम प्रदर्शन में सुधार दिखाया है। इट इज अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय है कि इन दिस डिजिटल एरा, इस डिजिटल युग में, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज, सरकार यह पहचानने से विफल रही है, एंड अंडरस्टैंड द कमर्शियल इम्प्लीकेशंस ऑफ QS, THE एंड सिमिलर एजेंसीज। यहाँ पे THE का मतलब हुआ टाइम्स हायर एजुकेशन, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये भी दिखाती है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये दोनों का सेम काम होता है। और इस तरीके की एजेंसियां परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ये रैंकिंग शो करती हैं, उसके पीछे का कारण समझने में सरकार विफल रही है। जो कमर्शियल इम्प्लीकेशंस, वाणिज्यिक निहितार्थ या व्यापारिक रूप से उसे जोड़ती है, उन रैंकिंग्स को व्यापारिक रूप से जोड़ती है, किस तरह से व्यावसायिक रूप से उनको फायदा हो सकता है। एंड द रीजंस फॉर देयर स्क्यूड एंड डिसेप्टिव एनालिसिस, वर्ल्ड रैंकिंग्स के जो कारण होते हैं वो बहुत ही स्क्यूड होते हैं, बहुत क्लियर नहीं होते, बहुत तोड़ मोड़ कर बोलना या बिल्कुल क्लियरली नहीं बताना, और साथ ही साथ बहुत भ्रामक होते हैं। तो उन चीज़ों को सरकार पहचानने में विफल रही है, असफल रही है। इस सब्जेक्ट ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप का विषय, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप का के बारे में बात करने का क्या मतलब है, व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट दे मीन, जब हम नहीं जानते कि स्टार्टअप होता क्या है या उसका मतलब क्या है।
Startups in China, the US and Israel tackle semiconductor technology. चीन, अमेरिका और इसराइल में स्टार्टअप सेमीकंडक्टर तकनीक, हाउ टू रिफाइन रेयर अर्थ एलिमेंट्स विद इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता के साथ इस पृथ्वी को, इस दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को कैसे रिफाइन किया जाए, एंड हाउ टू मेक मेटमॉर्फिन चीपर, और मेटमॉर्फिन को कैसे सस्ता बनाया जाए. इन कॉन्ट्रास्ट आर गवर्नमेंट लाउड्स न्यू एप्स दैट हॉक फूड प्रोडक्ट्स. मतलब इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो ऐसे अर्थ एलिमेंट्स जिनको अभी तक निकाला नहीं गया है, जिनको रिफाइन नहीं कर पाए हैं हम, या मेटामॉर्फिन को किस तरह से चीप कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है. और उसकी ठीक विपरीत हम किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि खाद्य उत्पादों को बेचने वाली नई ऐप की हम प्रशंसा करते हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ पे तो जोमेटो चल रहा है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन एट अ टाइम, लेकिन हमें इन चीज़ों के अलावा और बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है. इंडिया कैन नॉट हैव स्टार्टअप्स विदाउट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी. भारत में स्वदेशी तकनीक के बिना स्टार्टअप आप नहीं कर सकते या नहीं हो सकता. स्वदेशी तकनीक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में बने हो, इंडिजीनस हो. ठीक है, इंडिजीनस टेक्नोलॉजी मतलब अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी. इट कैन नॉट हैव इंडिजीनस टेक्नोलॉजी विदाउट इंडिजीनस साइंस. करेक्ट. स्वदेशी विज्ञान के बिना स्वदेशी तकनीक नहीं हो सकती. इट कैन नॉट हैव इंडिजीनियस साइंस विदाउट इंडिजीनियस क्वालिटी एजुकेशन. दैट्स सो ट्रू. स्वदेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना स्वदेशी विज्ञान भी नहीं हो सकता. देखो, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें उस तरीके की साइंस भी चाहिए. और साइंस उस तरीके की अगर होगी तभी होगी जब हम उस तरीके की क्वालिटी देंगे, क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेंगे अपने स्टूडेंट्स को. अगर उनको उस तरीके की शिक्षा एजुकेशन नहीं मिली होगी तो वो हो सकता, इट्स हाईली पॉसिबल कि वो शिक्षा को लेने के लिए दूसरे जगह जाए, दूसरे कंट्रीज में जाए. और अगर उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी, दे गेट अ वेरी हाई पेड और गुड जॉब देयर, तो क्यों नहीं वो वहीं पे ज्वाइन कर लेंगे एज अ साइंटिस्ट. तो कहने का मतलब कि हमें वो शिक्षा वो इंडिजीनस होनी चाहिए, हमारे देश में वो वैसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि हम वो इंडिजीनस साइंस भी हमारा अपना हो और उससे हम टेक्नोलॉजी भी विकसित कर पाएँ. साइंस पॉलिटिकल एजेंडाज, बिना राजनीतिक एजेंडे के इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए. टू व्हीलर किरानाज आर नॉट स्टार्टअप्स. दो पहिया किराना स्टोर स्टार्टअप नहीं है. Contrary to the thinking of the Education Ministry, शिक्षा मंत्रालय की सोच के विपरीत, the University Grants Commission (UGC) remains an instrument of control. UGC एक नियंत्रण का एक साधन बना हुआ है. It always has been, ये हमेशा से रहा है. And there is no justification for this antediluvian organization. इस पुराने औचित्य नहीं है to have both regulatory and financial control over universities, कि ये विश्वविद्यालयों पर विनियामक और वित्तीय कंट्रोल कर पाए. रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज. रेगुलेटरी कंट्रोल मतलब इंटेंडेड टू रेगुलेट समथिंग, यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करना, ऑर्डर देना, किसी तरह से चलाना. और फाइनेंशियली भी इस पर यूजीसी पर कोई कंट्रोल नहीं है. कैन द यूजीसी प्रेजेंट अ सिंगल पीस ऑफ हार्ड डेटा शोइंग, क्या यूजीसी एक भी ठोस डेटा पेश कर सकता है जो दिखाता हो दैट चेंजेस इन पेडागॉजी एंड सिलेबस हैव हैड पॉजिटिव इफेक्ट, जो यह दर्शाता हो कि शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में बदलावों का एक पॉजिटिव प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा है. क्या ऐसा कोई डेटा दिखा सकता है यूजीसी? ये सवाल किया जा रहा है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हाउ रेलिवेंट आर दीज चेंजेस. ये बदलाव कितने प्रासंगिक हैं, कितने उपयुक्त हैं, कितने उचित हैं, इफ एनी, टू इंडस्ट्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी. ये बदलाव यदि कोई है उद्योग, कौशल और रोजगार के लिए कितने उचित हैं. अगर कोई बदलाव है भी, मान लो अगर यूजीसी दिखा देता है कि हाँ भाई हमने ये चेंजेस लेकर आया है सिलेबस और पेडागॉजी में, तो अगर कोई ऐसा बदलाव है भी तो क्या ये हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारे कौशल के लिए, हमारे रोजगार के लिए क्या ये उचित है. इंडिया वुड प्रोबेबली बी बेटर ऑफ इफ द यूजीसी वाज शट डाउन. भारत शायद बेहतर होगा यदि यूजीसी को बंद कर दिया जाए. सिटिंग यूजीसी चेयर्स, यूजीसी के अध्यक्ष, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स एंड मिनिस्टर्स need not appear in national dailies peddling their policies and propaganda ad nauseam. यूजीसी के अध्यक्ष, कुलपति, निदेशक और मंत्रियों को राष्ट्रीय दैनिकों में, नेशनल डेलीज में अपनी नीतियों, अपने पॉलिसीज और प्रचार प्रसार के लिए दिखाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है. Their job is to execute policy.
उनका काम, नीतियों को लागू करना है, नॉट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करना नहीं। एंड टू इंश्योर डिसेंट एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द यूथ, और इसके बारे में सुनिश्चित करना कि युवाओं के लिए सभ्य रोजगार मिले, युवाओं को सभ्य रोजगार मिले। इसका सुनिश्चित करने का काम यूजीसी का है। इट इज़ आवर जॉब, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य, ये हमारा काम है एज इंडिपेंडेंट एकेडमिक्स, एक स्वतंत्र शिक्षाविदों के रूप में यह हमारा काम है टू राइट इन द न्यूज़पेपर्स, कि हम अखबार में इसे लिखें, इफ़ दे डू नॉट डू देयर जॉब, अगर वे अपना काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही एक कोट दिया हुआ है आइजैक एसिमोव के द्वारा, व्हेन स्टुपिडिटी इज कंसिडर्ड पैट्रियोटिज्म, जब मूर्खता को देशभक्ति माना जाता है, इट इज़ अनसेफ टू बी इंटेलिजेंट, तो बुद्धिमान होना असुरक्षित है। तो गाइज, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस आर्टिकल के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा और आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले होंगे राइटअप के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी तरीके का कोई क्वेरी हो, देन यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।